Okay, so in this class we will be discussing about central and non-central forces. Okay, let's take down the part central forces. Central forces. देख लीजिए सेंट्रल फोर्सेस किनको कहते हैं, इस तरह से डिफाइन होते हैं सेंट्रल फोर्सेस. आप कंसिडर कीजिए दो ऑब्जेक्ट्स को. लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट. नाउ इन ऑब्जेक्ट्स के पास दो प्रॉपर्टीज हैं. सपोज के तौर पे दोनों के पास मास और चार्ज दोनों प्रॉपर्टीज. बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव मास एज वेल एज चार्ज, है ना. तो मास की वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स होगा विच विल बी कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, और चार्ज की वजह से इनके पास इनको फोर्स होगा विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. ठीक. अब मैं नहीं एज्यूम कर रहा हूं दे आर वेरी क्लोज. इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज है शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट रेंज मतलब लेस देन 2 फर्मीमीटर, तब उनके बीच में एक और फोर्स होगा विच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर फोर्स. ओके, इन लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड दैट, राइट. सो मतलब मेरे कहने का ये है कि इफ द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन देयर विल बी सम अदर फोर्स ऑपरेटिंग एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वन मोर थिंग. इफ दे आर टू क्लोज, इफ दे आर close than 2 fermimeter, if they are more close, okay, if they are less than 0.5 fermimeter, अगर वो 0.5 fermimeter से और नजदीक है, ठीक है, then there will be a force which is called as a strong nuclear force. Okay, strong nuclear force, right. strong nuclear force तब होता है जब ये बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, 0.5 fermimeter से भी क्लोज, ठीक है. Anyways, तो due to the mass they will have gravitational force. Due to the charge they will have electrostatic force. If they are less than 2 fermimeter, at a distance of less than 2 fermimeter but greater than 0.5 fermimeter, they will have weak nuclear force. And if they are closer than that, they will have strong nuclear force. Okay, the question is that ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन से ऑपरेट होगा, ठीक है ना. ये कहां से होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट. लेट मी शो यू वन बाय वन. अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यू नो इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, तो दिस इज द लाइन विच जॉइन इज द सेंटर ऑफ टू बॉडीज. ये वो लाइन है जो सेंटर को ज्वाइन करती है, दो बॉडीज के सेंटर को. ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी अलोंग दैट. अगर ये मास ऑफ m1 है, दिस इज मास ऑफ m2, तो ये मास m2 जो है ना, इट विल बी अट्रैक्टिंग मास m2 टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है. दिस विल बी फोर्स of on first body, force on first due to second. Okay, let me write it F12, force on first due to second, ठीक है. Similarly, this first object will attract the second object towards itself. This will be force on second object due to first object, ठीक है. And it is obvious that I shouldn't actually say, but it is obvious कि F12 and F21 are equal because gravitational force always follows Newton's third law, ठीक है. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. If one is action, the other is reaction. Okay, so see what happens actually. ये जो force होता है ना, it acts along the line which is joining the centers. Okay, ये force उसी line के along में act होता है, लगता है, जो इन दो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करता है, ठीक है. उसी लाइन के थ्रू ये फोर्स लगता है, ठीक. सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल फोर्स. Such type of force is called as a central force. So central force is that force which acts along the line joining the centers of two bodies. ठीक है, जो लाइन सेंटर्स को ज्वाइन करती है ना, उस लाइन के along जो forces होते हैं, they are called as central forces. Okay, say for example now we will be discussing about this thing. If an object have charge q1, then this object has charge q2, then there will be a force. Okay, if it has plus q1, it has plus q2, then there will be force of repulsion. Okay, so force of repulsion, ये ऑब्जेक्ट इसे रिपल करेगा और वो फोर्स इस वाली डायरेक्शन में होगा, ठीक है. दिस विल बी फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट, एंड ये ऑब्जेक्ट उल्टा इसको भी रिपल करेगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा. दिस विल बी फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू
second object. So it acts along the line which is joining the centers of two bodies. So we can say that such force is also a central force. Okay, it's a central force. Am I right? This is central force. Okay, so electrostatic force as well as gravitational force are actually central forces, basically central forces. Okay, so those forces which act along the line joining centers of two objects, centers of two bodies, is a central force. ठीक है, वो कोई भी फोर्स जो along the center act होता है, that is the central force. That's a central force. For example, मैं आपको बताऊं gravitational force. Okay, is it central or non-central? Gravitational force is obviously a central force. ठीक है, electrostatic force is a central force. Okay, electrostatic force is a central force. ठीक है. Okay, what about nuclear force? What about nuclear force? If we say this thing, here is a nucleon, here is a nucleon, there is some distance which is less than 2 fermimeter between them, so there will be a nuclear force. Okay, अब उस nuclear force की बात करें तो nuclear force के बारे में कहा जाता है nuclear force is non-central. Nuclear force non-central है. ठीक है. Now you will say me, sir, how is it non-central? Actually, nuclear force is a mixture. It has some central part, and it has some non-central part. Okay, it has some non-central part. Non-central force is obvious. Those forces which do not act along the line joining the centers. They may be in some other direction, along some other directions. ठीक है. अब न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो इसमें सेंट्रल पार्ट भी है और नॉन सेंट्रल पार्ट भी है. ठीक है, लेकिन याद रखो इसमें अबाउट 96.04% सेंट्रल पार्ट है और बाकी जो 3.96 बचा ना, दैट इज एक्चुअली अ नॉन सेंट्रल पार्ट. ठीक है, तो we can say generally nuclear force is a central force. Okay, in majority of books what you will find, there will be written that nuclear force is a central force, right? But actually it's not purely central. Okay, there is some non-central part also which is about 3.96. is very low, but there is. Okay, there is some non-central part, and this non-central part is called as tensor force. Okay, आप इसको आगे पढ़ोगे. It's called as a tensor force, right? Tensor force. ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? टेंसर फोर्स. ठीक है कि नहीं? अब इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे. इट्स टू प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट कि ये टेंसर फोर्स है क्या, ठीक है, या किस तरह से होता है. ठीक, तो फिलहाल याद रखना है सिर्फ कि न्यूक्लियर फोर्स जो है इज एक्चुअली नॉन सेंट्रल फोर्स, लेकिन लूज सेंसेस में आप कह सकते हो कि नहीं, इट इज ए सेंट्रल फोर्स. जनरली 96.04% इज ऑलमोस्ट सेंट्रल. ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स है. कभी कभी नॉन सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज भी दिखाता है. ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक, अच्छा ठीक है. तो इस तरह से मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास दो न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज सेंट्रल. अबाउट 75% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के बीच में फोर्स जो है वो सेंट्रल होगा. ठीक है, लेकिन वहां पे 25% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इट मे बी नॉन सेंट्रल इन कैरेक्टर. ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी टेक द सेंट्रल फोर्स दिस न्यूक्लियर फोर्स एज अ सेंट्रल फोर्स. ओके, अब सेंट्रल फोर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और सबसे खास प्रॉपर्टी, ठीक है, समटाइम्स पीपल से दैट इट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ दीज फोर्सेस. ठीक है, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. देखो क्या, अगर किसी जगह पर सेंट्रल फोर्स है, किसी जगह पर सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, ठीक, इफ सेंट्रल फोर्स एक्ट्स इन अ सिस्टम, मान लीजिए किसी जगह पर सेंट्रल फोर्स है, तो उस सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? दैट फोर्स is given by minus du by dx. du, u is the potential energy, x is the distance. तो ये क्या हो गया? Potential energy gradient, है ना? This is potential energy gradient. Okay, this is potential energy gradient. In case of central forces, this gradient vanishes. It is zero. du by dx is zero.
ठीक है। इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0. Okay, the gradient of potential energy is 0. Okay, whenever there will be potential energy, whenever you have potential energy of the system, what you will do? Do the differentiation of that potential energy. If you obtain 0, then you will say, sir, this force is actually central force. Okay, if you obtain a non-zero value, you will say, sir, no, the force is not central. Okay, है ना ठीक। किसी भी जगह पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको एक बार डिफरेंशिएशन करके देखो। डिफरेंशिएशन करोगे तो इफ इट इज 0 then it is central, if it is non-zero then it is non-central. Okay, is that clear? ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। लेकिन फोर्स हमेशा होता है du by dx. Force is always given by du by dx. Okay, du by dx, right? So this is the important and prime this property of the central force. Sometimes people regard it as a definition. Okay, देखो अब हम यहां पे पढ़ेंगे एक और चीज को विच इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, लेट मी से राइट डाउन द हेडिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस पहले देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस किनको कहते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, तो समझ लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। देख लीजिए बेटा, इस तरह से आपको पता है कि अगर किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, मान लीजिए दिस इज ग्राउंड एंड हियर इज सम ऑब्जेक्ट, यहां पर इस ऑब्जेक्ट का मास m है ना, ठीक, इसकी हाइट जो है ना दैट इज h. ओके, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. mgh कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान रखिए। मुझे बताइए फोर्स कितना है यहाँ पे। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे थे, व्हाट वाज द फोर्स? इट वाज mg. इट वाज व्हाट? mg. वेट ऑफ, जब आप इसको ऊपर ले जा रहे थे ना ऑब्जेक्ट को, तो व्हाट वाज द फोर्स? इट वाज mg. क्योंकि ग्रेविटेशन आपको अट्रैक्ट कर रहा था, तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. ओके, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी आपने कवर की? h. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई? h. ओके, तो जरा बताइए वर्क कितनी होगी? Force dot displacement. What's force? mg. And what is high displacement? h. What is the angle between them? Gravitational force is in downward direction and displacement is in upward direction. The angle is 180. So it will be cos of 180. So work will be minus mgh. Okay? This is negative work. Why? क्योंकि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज द नेगेटिव वर्क. ओके, सो इट इज द नेगेटिव वर्क, और यही वर्क जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है एज एनर्जी माइनस mgh. ठीक है, यही वो वर्क है और यही वर्क रहती है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर एज एनर्जी. ठीक है कि नहीं? माइनस mgh, राइट। अब जरा सोचो, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था ऐसे, ये ग्राउंड है, मुझे इसको ले जाना है यहां पर एट द हाइट h, है ना, मैं इसको सीधा ले जा सकता हूं, यहां से उठा के सीधा मैं इसको यहां से ले जा सकता हूं. इट्स द पाथ नंबर 1, सीधा उठा के यहां पर. ठीक है, अब कोई बंदा क्या करेगा, वो यहां से नहीं ले जाएगा, वो इसको ऐसे ले जाएगा, लेकिन पहुंचाएगा इसको इसी हाइट पे. ठीक है ना. कोई बंदा क्या करेगा, वो इसको यहां से ले जाएगा ऐसे, पहुंचाएगा ऐसे इस हाइट पर. ठीक है, सो दीज आर द 3 पाथ्स पॉसिबल. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड और मैं चाहता हूं आप इसको इस हाइट पे लेके आओ, देयर आर वेरियस पाथ्स. somebody may took straight and drop it here. Okay, so उसने straight path follow किया. Okay, somebody will do like this, he will do just like this for a curved path. Okay, then will reach there. Okay, somebody may follow some slanted path और ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे लेके आएगा, है ना. ठीक, तो उसने आप डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हो ऑब्जेक्ट को कहां पर पहुंचाने के लिए, एट द हाइट h. ठीक है, जरा मुझे बताइए, व्हाट इज द वर्क डन इन फर्स्ट पाथ? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द फर्स्ट पाथ इज mgh माइनस mgh, जैसे आपने अभी कैलकुलेट किया, है ना. जरा मुझे बताइए वर्क डन इन सेकंड पाथ, शाबाश, किसके बराबर होगा वर्क डन इन सेकंड पाथ?
अगर आप वर्क डन इन सेकंड पाथ कैलकुलेट करेंगे, इट विल अगेन बी mgh. It will again be what? mgh. It will be same. Okay, it will be same. ठीक है. इस तरह से अगर आप वर्क डन इन थर्ड पाथ करेंगे ना कैलकुलेट, इट विल बी अगेन mgh. It will be again mgh. ठीक है. यानी अगर आप फर्स्ट पाथ के अक्रॉस में वर्क कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी mgh. ठीक है. सेकंड पाथ के अक्रॉस में वर्क कैलकुलेट करेंगे, इट विल अगेन बी mgh. थर्ड पाथ के अक्रॉस में वर्क कैलकुलेट करेंगे, इट विल अगेन बी mgh. ठीक है. तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप तीनों पाथ से ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, वर्क डन इन ईच एंड एवरी पाथ इज सेम. Okay, work done in each and every path is. So you will say, sir, this type of force, this gravitational force does not depend on path. Okay, whatever you choose, which path you choose, it doesn't matter. Work done will be same along all the paths. Okay, such type of force is called as a conservative force. ठीक है, conservative force एक ऐसा force जो path independent होता है, जो path पे depend नहीं करता है. ठीक है कि नहीं. और वर्क डन अक्रॉस एवरी पाथ, अलॉन्ग एवरी पाथ इज सेम. उसे पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, इज दैट क्लियर. ठीक है. ओके, टेल मी वन थिंग. अगर आप किसी बिल्डिंग की फिफ्थ फ्लोर पर बैठे हो, फिफ्थ फ्लोर पर, नाउ व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी? यू विल से सर इट इज mg एंड हाइट h. ओके, mgh. नाउ अब बताइए ये एनर्जी आई कहां से आपके पास? क्योंकि आपने वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना. ठीक, तो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई. नाउ इट डजंट मैटर कि आप उस फिफ्थ फ्लोर पर कैसे पहुंचे, वेदर बाय स्टेयर्स और वेदर बाय लिफ्ट और यू हैव जंप्ड फ्रॉम सम दिस aeroplane or something else, helicopter down, okay, on the fifth floor. It doesn't matter. Your energy will be mgh. Okay, work done will be same. It doesn't matter which path you choose, whether you come this along stairs or whether you have chosen the elevator to come up. Okay, it doesn't matter. The work done will be same. ठीक है. So in this case, the gravitational force is conservative. The gravitational force is conservative. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं definition. All such forces which do not depend on what? Path. Which do not depend on path. That is, work done along every path is same. ठीक है. Whatever is the work done along first path is equal to work done along second path is equal to work done along third path is equal to dash work done along nth path. जो भी आप पाथ चूज करोगे, ठीक है, सब के सब पाथ इसमें वर्क डन क्या होगी? सेम होगी. ठीक है. देन सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, इस टाइप के फोर्स को हम लोग नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, is a conservative force, right? Gravitational force is a conservative force. Gravitational force is a conservative force. Okay, is that clear? Means you will say, sir, F dot ds along some path number first. Okay, ठीक है. दिस इज द वर्क डन इन पाथ फर्स्ट, F डॉट ds है कि नहीं? ओके, F डॉट ds, दिस इज द वर्क डन इन पाथ नंबर अलोंग पाथ सेकंड, दिस इज द वर्क डन अलोंग पाथ थर्ड. ओके, एंड दिस इज द वर्क डन अलोंग पाथ n. ओके, nth path. So you will say, sir, it doesn't matter. The work done in all the paths will be same. It doesn't matter. Okay, what path we choose, it doesn't matter. ठीक है. So work done along each and every path is same. Okay, ठीक है. अब इस फोर्स की खास बात देखो क्या है. सुनो, अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर और आप इसको ऐसे ले जा रहे हो पॉइंट बी पर, ठीक है, दिस इज पाथ नंबर फर्स्ट. ओके, कहां पे ऑब्जेक्ट था? पहले ध्यान दो इस एग्जांपल पे. कहां पे ऑब्जेक्ट था? ए पॉइंट पर. फिर चला कहां गया? बी पॉइंट पर. सपोज फोर्स लगा F. ठीक है. एंड से फॉर एग्जाम्पल वर्क हुई W1, वर्क डन अलोंग दिस पार्ट, W फर्स्ट. ओके, फिर आपने क्या किया? फिर आपने ऑब्जेक्ट को वापस लेके आया पॉइंट बी से कहां तक? पॉइंट ए तक.
तो ये हो गया सेकंड पाथ। क्या हो गया? सेकंड पाथ। सपोज वर्क डन हुई W सेकंड, क्या हुई? W सेकंड। वर्क डन विल बी सेम और डिफरेंट? विल बी सेम। ओके, वर्क डन विल बी सेम इफ F इज कंजर्वेटिव। ध्यान दो बेटा, अगर फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन अलोंग फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग सेकंड पाथ। ठीक है, अगर 2 जूल्स की वर्क फर्स्ट पाथ पे है तो 2 जूल्स की वर्क कहां पे होगी? सेकंड पाथ पर भी, लेकिन नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। ये वैसे सर व्हाई नेगेटिव? नेगेटिव इसलिए क्योंकि पहले में डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम A टू B, दूसरे में है फ्रॉम B टू A। ठीक है, लेकिन ये आपको पता है ये कौन सा वाला नेगेटिव है, ठीक है कि नहीं? ये वो वाला नेगेटिव नहीं है कि वर्क वेक्टर है, ऐसा नहीं है। वर्क वेक्टर नहीं है, वर्क स्केलर है। ठीक है, ये नेगेटिव वर्क और ये पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब बताइए अगर मैं इस तरह से लिखूं W1, इसको यहां पे लेके आइए, प्लस W सेकंड इज इक्वल टू 0। ओके, सो वर्क डन फ्रॉम A टू B and work done from B to A. You may say like this: work done from A to B. W1 क्या हो गया? Work done from A to B. Plus what is W second? From B to A. Work done from B to A is equal to 0. So you will say, sir, work done from A, B, A is 0. Okay? Work done from point A to B, then return to A is 0. Okay? So work done along this closed path is 0. ठीक है? So in case of conservative force, work done along any closed path is 0. Okay, so you may write it like this way. You may write it work done F dot ds, okay, is equal to 0 along the closed path A B A. Okay, सुनो यहाँ पे मैं एक इस तरह से डाल रहा हूं। This means the integral is closed. Okay, ये जो यहाँ पे मैं सर्कल डाल रहा हूं ना इस इंटीग्रल को, it means it is closed. Contour is, we call it as a contour. Contour means जब हम अपनी ही पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। दिस वर्क डन, दिस इंटीग्रल इज डिफाइंड ओवर सम क्लोज्ड लूप, कंटूर वर्क। ओके, इट्स कंटूर वर्क, कंटूर वर्क। सो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द कंटूर वर्क इज 0। ओके, वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ इज 0। ओके, से फॉर एग्जांपल कल को आपको क्वेश्चन दिया जाए, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। व्हाट यू विल प्रूव? You will find the work along a closed path. अगर ये 0 आई तो you will declare that electrostatic force is conservative. Okay? ठीक है? So work done along closed path is 0. Okay? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बताओ, यहां पर चार्ज है Q। ठीक है, अगर इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है V इज द पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल से फॉर एग्जांपल पोटेंशियल। ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट को लिया कहां पे? A से आप ले गए इसको पॉइंट B तक। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज Q into V. वर्क डन इज ऑलवेज गिवन बाय पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ओके, यू हैव I think in 10th class आपने पढ़ा होगा what is potential? Work done by charge. Then what's work? Potential multiplied to charge. Okay, this is potential multiplied to charge. This is the work done in first path. है ना? अब अगर मैं आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाओ फ्रॉम B से A, तो दिस विल बी वर्क डन सेकंड एंड दैट विल बी Q into V, लेकिन माइनस। ठीक है? ठीक, तो यू विल राइट सर टोटल वर्क इज वर्क डन फर्स्ट प्लस वर्क डन सेकंड, टोटल वर्क इज QV माइनस QV, तो वर्क डन इज 0। तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है कि नहीं? इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0 बाय दिस टाइप ऑफ फोर्स, सो इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, देखिए अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल ले ले तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इस हाइट पर, इस ग्राउंड पे। ठीक है, इसका मास है m, फिर आप इसको यहाँ पे ले जाते हो। सपोज द हाइट इज h. ओके, दिस इज द पाथ नंबर फर्स्ट. ओके, से व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन along path first, it is force mg and some displacement, that is h. So this is the work done along first path against the gravity. Am I right? So I have to put it
नेगेटिव साइन, जैसे अभी मैंने कहा, ठीक है। सो दिस इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ओके। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां तक नहीं ले जाऊंगा अलोंग दिस पाथ, आई विल चूज सम अदर रैंडम पाथ, ओके। लेट मी चूज दैट रैंडम पाथ। ये है ऑब्जेक्ट मास m। अब मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, और फिर यहाँ से पहुंच गए, ठीक है। आई हैव चूजन दिस पाथ, ओके। दिस इज द पाथ जो मैंने चूज किया। लेट वी कॉल इट एज अ सेकंड, ओके। इस स्टेप की हाइट में मान लेता हूं h1 है, इस स्टेप की हाइट में मान लेता हूं h2 है, इस स्टेप की हाइट h3, इस स्टेप की h4 है, इस स्टेप की h5 है, ठीक है। दिस इज h हाइट, है ना, डिफाइन, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके गया हूं, ठीक है, लेकिन सम अलग डिफरेंट पाथ, नॉट द सेम पाथ, ओके। सो व्हाट विल बी द वर्क, से work done along second path is this force is mg. Then what is the total displacement? Total displacement is this, पहले इसने displacement कवर की h1, फिर displacement कवर की h2, फिर displacement कवर की h3, then h4 and then h5, है ना। These are the total displacements, ठीक है। तो जरा बताइए, work done along second path will be mg, okay. Tell me what is this, h1 plus h2 plus h3 plus h4 plus h5, it will be h, okay. So the work done along second path is again mgh, ठीक है ना, राइट। अब थर्ड पाथ चूज कीजिए। कोई कहेगा सर मैं ये वाला पाथ चूज कर रहा हूं इस हाइट h तक पहुंचने के लिए, ये वाला पाथ, ये पाथ, दिस इज द थर्ड पाथ, ओके। इस पाथ में बताइए वर्क कितनी होगी, है ना। तो जरा बताओ, यहां पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, इफ दिस इज एंगल थीटा, सो व्हाट विल बी डाउन, mg cos theta, and here it will be mg sin theta, and सपोज के तौर पर लेट मी से इसकी जो लेंथ है प्लेन की, दैट इज l, है ना, ठीक है, राइट। अब मुझे बताइए, तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके जाना है यहां तक, है ना। तो जब आप इसे ले जाओगे, यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू डू वर्क, मगर अगेंस्ट व्हाट, mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा नीचे की तरफ है। ये mg sin थीटा चाहेगा कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाए, है ना, ठीक। लेकिन आप ऊपर की तरफ पुश करोगे, जिसकी वजह से ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, है ना, ठीक। सो वर्क डन अगेंस्ट विच फोर्स, mg sin थीटा इज, जरा बताइए, वर्क डन इन थर्ड पाथ, बोलो यार। इट इज, फोर्स क्या है, mg sin थीटा, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, l, ओके। माइनस और प्लस होगा, वो तो पता ही, वो साइन का डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। तो वर्क डन इन थर्ड पाथ इज mg, ओके, देन इट इज l, देन sin थीटा, ओके। तो जरा बताइए, it will be mgl, okay. Tell me what is sin theta, it's perpendicular by hypotenuse, okay. तो थीटा यहाँ पे, तो this is perpendicular h by hypotenuse l, so it will be h by l, and l goes, तो work done along the third path is again mgh, ठीक है। So work done along any path is what, mgh. So we can say what, the conclusion is gravitational force is a conservative force, है ना। Thus work done along first path is same as second path is same as third path, so gravitational force is conservative. Okay, choose any path, I don't have any objection, but you will always find the work done equal to mgh, ठीक है। So gravitational force क्या है बेटा, it's a conservative force, okay, it's a conservative force. अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल भी देते हैं, जरा बताइए, पहले बताओ मुझे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
You may say, sir, this force is simply path dependent. It is what? Path dependent. It depends on the path. Which path you will follow. Work done will not be same along every path. Okay? Work done along first path is not same along second path. Is not same along third path. Is not same along fourth path. Okay? Is not same along any path. Okay? Work done is not same. Every path, work done varies in every path. Okay? And in such cases, what is this contour? It is non-zero. Work done along closed path is non-zero. Work done along closed path is non-zero. Okay? Work done जो है ना along the closed path, that is non-zero. Okay, what is the example of such force? Is there any force which is non-conservative? Yes, frictional force. Frictional force is a non-conservative force. Okay, say how? How? अगर आप इस वाले पाथ को चूज करोगे, सपोज फ्रिक्शनल फोर्स की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप इस वाले पाथ को चूज करोगे तो वर्क आप कैलकुलेट करोगे देन, है ना? या कोई इस वाले पाथ को चूज करेगा, वर्क कैलकुलेट करेगा। किस वाले पाथ में फ्रिक्शन ज्यादा होगी? इस वाले में, सेकंड वाले की, थर्ड वाले में? सेकंड वाले में। देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना? सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मोर, ज्यादा स्टेप्स है ना? एट एवरी स्टेप फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर, है ना? सो फ्रिक्शनल फोर्स इस वाले पाथ में ज्यादा होगा, सेकंड वाले पाथ, थर्ड वाले पाथ में कम होगा। ठीक है कि नहीं? सो वर्क डन इन द बोथ पाथ्स विल बी डिफरेंट. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है? सो फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. Okay, I am giving you an home assignment today. There are so many forces which are existing in the universe, right? There is now nuclear forces there. Okay, there is magnetic forces. Similarly, there are other forces also. So you just make a list of those forces which are conservative and of those forces which are non-conservative. Okay. Let me tell you one thing more. Some forces depend like this. Their F is inversely proportional to R square. Some forces depend on inverse square distance. They are called as what? Inverse square forces. Inverse square forces. You know them? Inverse square forces. Any force which follows this law, F is inversely proportional to R, it is called as inverse square law. It is called as inverse square law. ठीक है? अच्छा यार, मैंने किसी लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था अबाउट सेंट्रल फोर्सेस. देयर वाज अ थ्योरम कॉल्ड एज बर्ट्रैंड थ्योरम. ओके, व्हाट इज बर्ट्रैंड थ्योरम? राइट? हाँ, बर्ट्रैंड थ्योरम कहती है कि जो भी फोर्स सेंट्रल होते हैं, ठीक है, जो भी फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ईदर दे फॉलो हुक्स लॉ और दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है? Only those forces which follow Hooke's law and inverse square law are central forces. है ना ठीक? So now it's clear cut. A simple test to check whether the force is conservative or not. See if it follows Hooke's law or inverse square law, it's conservative. Right? Hooke's law क्या है? Force is directly proportional to displacement. This is Hooke's law. एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ तो आपको पता ही है, 1/r स्क्वायर. जो कोई भी फोर्स इन दोनों में से एक लॉ को फॉलो करता है वो कंजर्वेटिव है. ठीक है? राइट? जो कोई भी एक फोर्स को फॉलो कर, एक लॉ को फॉलो करता है वो क्या है? कंजर्वेटिव. ओके, सो वी आर डन विद व्हाट? दिस फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस.